गुड मॉर्निंग। देखो आज यूपीपीसीएस मेंस की जो मॉक ड्रिल है उसका पहला टेस्ट है हिंदी का। तो मैं आपको 6-7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आएंगे, बट ध्यान से सुनना और एक पेज पर लिख भी लेना। जब आप मेन एग्जाम में लिखोगे तो इनको नोट डाउन करते हुए जाना। सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि हमें ना कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक फर्स्ट 2 पेज में नहीं करनी है। कोशिश करेंगे, बहुत आराम से लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पेज में कोशिश रहेगी कि कोई भी ग्रामर की मिस्टेक ना हो। देखो, अगर ग्रामर की मिस्टेक फर्स्ट 2 पेज में ना आइडेंटिफाई हो जाती है तो एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाता है कि हमने आगे भी वही गलतियां की होंगी। तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से फर्स्ट 2 पेज लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, राइटिंग साफ लिखेंगे। राइटिंग साफ मतलब जैसे मैंने एक तरीका आपको बताया है कि वो लाइन वाला, जिसको नहीं पता है वो बाद में मुझसे पूछ लेना। अभी राइटिंग साफ लिखेंगे। अगर जिसका राइटिंग साफ नहीं है तो लाइन वाला अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, साफ राइटिंग के लिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन दोनों लेकर जाने हैं हिंदी के पेपर में। हिंदी के पेपर में आप दोनों पेन यूज करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिखो कि आपके पास जब पेपर आएगा, सब 9 बजे एग्जैक्ट यूज कर रहे हैं। अरे, हाँ, जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पहले पूरा पेपर पढ़ना है। गद्यांश, पद्यांश, क्या विलोम शब्द है, मुहावरे हैं। इसका कारण ये है कि जब हम मुहावरे में ना, कई इंग्लिश मीडियम के ऐसे बच्चे होते हैं या हिंदी मीडियम के भी, जिनके पास मुहावरे में ना शब्द नहीं होते। तो जो वाक्यांश, जो गद्यांश दिया हुआ है हमारे पास और जो पद्यांश दिया हुआ है, उनको जब पढ़ लेते हैं हम अच्छे से तो हमारे पास वाक्य प्रयोग के लिए शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली बहुत सारे ग्रामर पे कूद जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले पद्यांश पढ़ेंगे दोनों, फिर मुहावरे पे जाएंगे। मुहावरे के जितने अर्थ आ रहे हैं वो लिखेंगे, जितने प्रयोग हम बना पा रहे हैं उतने बना के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हाथ चलना शुरू हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट पेज पे आएंगे और साफ साफ लिखना शुरू करेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, देखो गद्यांश। अब एक गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, जो भी गद्यांश पूछा जाता है, सारांश पूछा जाता है, हम लिखने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है अपने शब्दों में लिखें। लिखा रहता है ना अपने शब्दों में, तो हमें अपने शब्दों में ही लिखना होता है। इसका मतलब ये है, आपने पूरा गद्यांश पढ़ा, आपने क्या किया, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, जो उसके कीवर्ड्स हैं वो निकाल लिए। उसके बाद उसका सेंस समझ के अपनी भाषा में लिखना होता है। अगर आप एक लाइन देख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा नहीं निकल के आती। जो गद्यांश में भाषा लिखी हुई है वो निकल के आती है। ये गलती होती है, इसलिए गद्यांश और पद्यांश में मार्क्स नहीं आते। तो पूरा रीड करने के बाद उसमें से 8-10 पॉइंट निकाल लो। या कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करते हैं हिंदी वाले पेपर में, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं और आए भी हैं, वो क्या करेंगे, पेज पलटेंगे, लास्ट में रफ पेज पे लेके जाएंगे, उस पूरे पद्यांश में से कोर चीजें निकाल लेंगे, फिर रफ में एक फ्रेमवर्क बनाएंगे पूरा। इतना टाइम होता है हिंदी के लिए, याद रखना। फिर उसके बाद वो फेयर करते हैं, प्रेसी की तरह, जैसे प्रेसी में करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, बट पहले आज के दिन प्रैक्टिस करके देखना। फिर अगर आप कर पाते हैं तो मेन एग्जाम में इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ना ऑटोमेटिकली आपके जो सारांश में फ्लो आ जाता है, आप जो लिख रहे होते हो उसमें फ्लो आ जाता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें ना कुछ पंक्तियों को हमें वो करना होता है, उनके बारे में हमें बताना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर वो जो मैंने वीडियो आपको रिकमेंड की थी वो वीडियो आपने देखी होगी, तो जो दो पंक्तियों के बीच को हम लिखते हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, उसका लास्ट वर्ड लिखते हैं। बीच में जो डॉट 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 खींचते हैं ना, वो नीचे से शुरू करना, बिल्कुल अक्षर के नीचे से। जैसे ये अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ खत्म हुआ, तो डॉट डॉट डॉट, बीच में से शुरू नहीं करेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बेसिक हिंदी ग्रामर का रूल है, तो इसको याद रखेंगे। अब जब आप पंक्ति को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, देखो 3 चीजें लिखनी होती हैं उसकी व्याख्या करने के बाद। सबसे पहली चीज, या तो जैसे 2-3 पंक्तियां पूछी हुई हैं, तो 2-3 पंक्तियों को लिखते समय आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज, या तो आप टिप्पणी लिख सकते हैं। टिप्पणी मतलब वो लाइन या वो दोहा जो पूछा गया है वो कहाँ से लिया गया है। अगर आपको नहीं आता तो आप टिप्पणी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद एक हेडिंग बनती है विशेष।
मतलब पूरी व्याख्या लिखने के बाद, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब सा लग रहा हो क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो पंक्ति हमने लिखी उसके बाद उसकी व्याख्या लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हेडिंग बनती है, ये हम सजा रहे हैं एक तरीके से, हम इसको और अच्छा बना रहे हैं कि हमें आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे टिप्पणी। अगर हमको मान लो वो पता ही नहीं है कहां से लिया गया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, गलत मत लिख के आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग बनाएंगे विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन है इसकी भाषा बहुत सहज सरल है, भाव को बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है, जो भाषा है उसमें प्रवाह है, प्रवाह मतलब फ्लो है। क्लियर हो रहा है? मैं ऐसे शब्द आपको बाद में लिखा दूंगा, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर ये इनबिल्ट करो कि हम जब या तो टिप्पणी लिखेंगे किसी एक पंक्ति के नीचे या विशेष लिखेंगे, ठीक है ना, या शब्दार्थ लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे शब्दार्थ। और मान लो उस पंक्ति में कोई कठिन वर्ड है जिसका अर्थ आपको आता है, तो वो शब्द उठाएंगे और उसका अर्थ सिंपल शब्दों में लिख देंगे, सरल भाषा में। क्लियर हो रहा है? किसी एक पंक्ति में टिप्पणी लिख दी, किसी एक पंक्ति में हमने शब्दार्थ लिख दिया, किसी एक पंक्ति में हमने विशेष लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? और जो विशेष होता है ना, उसकी 3-4 लाइनें हैं, वो मैं आपको लिखा दूंगा किसी दिन, वही आपको यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश में शीर्षक लिखना होता है हमें। तो देखो शीर्षक बहुत सारे एक लिख के छोड़ के आ जाते हैं, तो शीर्षक 2 लिखने हैं अथवा करके। पहला शीर्षक कोट अनकोट सिंगल कॉमा में, अगला शीर्षक कोट अनकोट सिंगल कॉमा में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं शीर्षक में अगर टू द पॉइंट लिखा है तो, क्योंकि कॉपी मैंने देखी है उसमें पूरे 5 मार्क्स मिले थे। तो शीर्षक को बहुत इग्नोर नहीं करना कि एक लाइन का कुछ भी लिख दिया, शीर्षक बाद में लिखना है, जब पूरा आपने लिख लिया उसके बाद। और शीर्षक लिखते समय देखो एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ने के बाद फिर देखो इसमें और पूरे पैराग्राफ में क्या कॉमन बातें हो रही हैं, उसके बेसिक पे शीर्षक निकालना है। फर्स्ट लाइन उठानी है, लास्ट लाइन उठानी है, और फिर पूरे पैराग्राफ में क्या कॉमन बातें हो रही हैं। क्लियर हो रहा है? तो शीर्षक 5 नंबर का है, पूरे नंबर आ सकते हैं, बस ध्यान से, और 2 शीर्षक लिख के आना, ठीक है। अखिलेश लास्ट ईयर कितने लिखे थे? याद नहीं? चलो कोई नहीं, ठीक है। और शीर्षक बाद में लिखेंगे। एक और बात, बाद में लिखने का मतलब ये है कि उस पूरे व्याख्या का जो भी पूछा गया है सारांश वगैरह वो लिख लिया, उसी के बाद लिखना है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि शीर्षक क्या करेंगे, पूरा हिंदी का पेपर खत्म हो जाएगा तब सोचेंगे इसके बारे में, उनका छूट ही जाता है। एक बार मेरा एचसीएस में छूट गया था ऐसे, तो इसलिए बता रहा हूँ ये गलती मत करना। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि 5 नंबर बचा लूं, लास्ट में टाइम मिलेगा, नहीं, पूरा जब आपने सारांश लिख दिया और उसके बारे में जो पूछा गया है फिर हम शीर्षक लिख देंगे, उसके लिए जगह छोड़ देंगे, चलेगा ना? ठीक है। अच्छा, संक्षेपण लिखने के लिए देखो आप लोगों ने बेसिक तो कर ही लिया होगा, बस एक ही चीज ध्यान रखना, अपना कोई निष्कर्ष मत देना उसमें, ठीक है ना, अपना कोई ओपिनियन नहीं देना। और लिखने का वही तरीका है जैसे हम प्रेसी लिखते हैं, कि या तो पीछे रफ वर्क कर लेंगे, या हम क्या करेंगे कि उसके कुछ शब्द निकाल लेंगे और उसके बेसिस पर संक्षेपण लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद देखो लेटर फॉर्मेट। सर ये ब्लफ तो नहीं होगा, वो सिरप पर क्या कहना चाह रहे हो मनी आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर अगर 2 शीर्षक लिखते हैं तो सर वो ब्लफ होगा सर। नहीं ब्लफ नहीं होगा, 2 शीर्षक रिकमेंड किए जाते हैं, ब्लफ क्यों है, रिकमेंड किए जाते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर मैंने लिखा था 21 में, उन्होंने मेरे को 0 दिया था। तो शीर्षक का सेंस नहीं होगा ना, मैंने तो सर कॉपी सेंस देखी। था, पर हाँ, सेकंड सेंस था, बट तो उन्होंने फर्स्ट को कंसिडर किया था, देन ही के 0 टू मी। नहीं तो 2 शीर्षक लिखने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा कुछ भी लिख दोगे, ऐसा नहीं है, फिर तो ये गलत है ना। एक और चीज ध्यान रखना, हाँ, कि आप अगर दूसरा शीर्षक लिख रहे हो, बिल्कुल उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, अगर वो गलत ही लिख दिया तो वो काटेगा ही ना सामने वाला। क्लियर हो रहा है? ओके। चलो, फिर अब लेटर देखो, लेटर में जब हम मेन एग्जाम में जाते हैं ना तो बहुत पैनिक हो जाता है। पैनिक कैसे होता है मैं बताता हूँ, कि हम लास्ट मिनट 5 मिनट में देख रहे होते हैं, अच्छा कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट नहीं याद आ रहा होता। तो एक पेज अभी से बना के रखना, ठीक है, जिसमें एक ही पेज के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बना लेना,
और पांचों के फॉर्मेट फॉर्मेट लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। और लेटर का फॉर्मेट गलत होने पे मार्क्स कटते जरूर हैं, मार्क्स का 0 मिल जाते हैं, तो फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, बाकी अंदर क्या लिखा है वो आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के नहीं जाते या रट के जाते हैं। जिसकी हिंदी पे अच्छी कमांड है वो उपसर्ग प्रत्यय के थोड़े से रूल्स जरूर देख ले। देखो रूल्स देख लोगे ना तो बेनिफिट ये होगा कि 3 4 5 6 मतलब 5 6 उपसर्ग अच्छे से कर ले जाओगे। एक वीडियो यूट्यूब से कोई देख लेना, ठीक है ना, नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं ढूंढ के कोई ना कोई सेंड कर दूंगा। बट याद रखो कि जिसका पूरा हो गया है, मतलब जिसने हिंदी पे अच्छी कमांड कर ली है, वो 1 घंटा उपसर्ग प्रत्यय की एक वीडियो के लिए दे सकता है। ठीक है, 10 नंबर के हैं, 8 या 7 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या बुराई है। क्लियर। इसके बाद जो शुद्ध शुद्ध आते हैं आपने अच्छे से पढ़े होंगे, मैं आपकी एक मदद ये करूंगा, किसी दिन कोई ऐसे ही बैठ जाएंगे, हिंदी के लिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ थोड़े दिन बैठ जाएंगे, बस चीजें पूछ लूंगा। तो उसमें मैं आपको ना 15 20 अशुद्ध शुद्ध ऐसे बताऊंगा जो मैंने एक बुक में मार्क है, वहां से ना आते ही आते हैं, एक दो तो उठा ही लेते हैं हर साल। ठीक है ना, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उससे हर साल मैंने देखा है कि कुछ अलग से स्टार करके लिखे हुए हैं, वहां से उठा ही लेते हैं वो। तो वो वाली मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, मुझे बस याद दिला देना कि वो करानी है इस मॉक ड्रिल के बाद। अच्छा, फिर आ गए मुहावरे। मुहावरे में देखो जितने भी करंट के एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार खुद से नोट डाउन करो, कुछ मैं करा दे रहा हूँ, उनमें से 10 में से ना 5 या 6 यूज करना करंट के, कुछ ट्रेडिशनल भी यूज करना। और मुहावरा लिखोगे, उसका अर्थ लिखोगे, फिर हेडिंग बनाओगे वाक्य प्रयोग, फिर लिखोगे वाक्य प्रयोग ब्लैक पेन से लिखोगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी कॉपियां ऐसी देखी हैं इसमें केवल एक ही पेन का यूज करके हिंदी कर देते हैं, बट ब्लैक पेन का यूज करो। ठीक है, जैसे लिखो, एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। जिसके भी पॉइंट छूट गए हैं, 8 10 पॉइंट, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, भावना काफी दिन बाद दिख रहे हो आप। सर अपना सिलेबस कवर कर रही थी। कभी नहीं कवर होगा, इतना बड़ा दिया हुआ है कि 10 सालों में भी नहीं कवर होता है ये। कोई नहीं, लिखो जल्दी से। सर मुझे ये चीज पूछनी थी कि सर ये जो हम व्याख्या करेंगे तो सर मतलब कितने पेज में आनी चाहिए? उसमें जितने पेज दिए होंगे उतने में कर देंगे। संक्षिप्त का ठीक याद है। रखेंगे, हाँ। हाँ। संक्षेपण में एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम्म। वो 1/3 करना है, और शब्द हाँ। जरूर लिख के आने हैं। सब नोट डाउन करो, बहुत सारे भूल जाते हैं। संक्षेपण में ठीक। शब्द जरूर लिख के आने हैं कि कितने शब्दों में हमने संक्षेपण किया है। ठीक है, हिंदी में लिखना है होता है वहां वर्ड मत लिखना, शब्द सर लिखना। बाद में लिखना है कि 1/3 में किया है, या फिर जितने शब्द हैं वो काउंट करके लिखना है? काउंट करके, और वहां पे अच्छा। शब्द बराबर, जितने शब्द हैं उतने लिख देने हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो जैसे एप्स्टीन फाइल्स का बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, अगर कहीं यूज हो जाए एक बार गूगल करके एप्स्टीन कैसे लिखा जाता है वो देख लेना। ठीक है, एप्स्टीन फाइल, उसके बाद एक वर्ड लिखो वैश्विक टैरिफ, वैश्विक टैरिफ। ठीक है, उसके बाद ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है इसको मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट ही लिख देना, कोई बात नहीं। आतंकवाद पे लिख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे लिख सकते हैं। 3 नए आपराधिक कानून, जो क्रिमिनल लॉ आए हैं ना उसकी हिंदी बता रहा हूं। 3 नए आपराधिक कानून, नए कैसे लिखा जाता है, आपराधिक कैसे लिखा जाता है, ये खुद से करना है। फिर लिखो 4 नए श्रम कानून। लोकतंत्र पे लिख सकते हैं, समाज पे लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदी क्या होगी अनुज इंटरनेशनल रिलेशन की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से अंतरराष्ट्रीय मुद्दे या अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंध। संबंध संबंध। संबंध ओके ओके, चलेगा। ठीक है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे, मॉडर्न इंडिया के, भारत के इतिहास पे, विश्व के इतिहास पे। एक ना सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को क्या बोलते हैं? नौकरशाही, लोक लोक सेवक है। सेवक। लोक सेवक।
लोक सेवक के ऊपर एक जरूर लिखना, जैसे यूपी में मैं तो ये कहूंगा दिव्या मित्तल जी का नाम यूज कर लेना, जो मिर्जापुर में पानी लेके आई थी, ठीक है ना। जहां भी आप एक लिख देना एटलीस्ट सिविल सर्वेंट का नाम, ठीक है। एक मुहावरा कोशिश करना आज बनाने की, क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक एथिक्स पे लिख देना कोई सा, पारदर्शिता पे या नैतिकता पे, मतलब जो भी आपको लगे, बस दिमाग में आइडियाज हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना है। और एक जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, एक चीज ध्यान रखना कि हिंदी के पेपर से पहले इतनी हैबिट बिल्डअप कर लो कि एक बार सिलेबस को हिंदी में रीड कर लेना, फर्स्ट वाले को, GS1 को और GS3 को स्पेशली। इससे क्या होगा ना, आपके पास ना हिंदी में मुहावरे लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहेगा। हो सकता है बहुत सारे शब्द जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आपकी कम हो जाए, ठीक है ना। तो कोशिश करना सिलेबस जरूर पढ़ना है। और अभी जब हमारी मॉक ड्रिल खत्म हो जाए, एक बार हिंदी में खुद से सिलेबस लिख लेना पूरा, क्लियर। लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में इसलिए बता रहा हूं, हर पेपर के बीच में हमको ये फील होगा ही होगा कि हमारा पेपर छूट रहा है, हमारा पेपर खराब हो रहा है, अगले साल देखेंगे, इस साल बस कैसे भी करके कर देना है। यकीन मानना वो अगला साल कभी नहीं आता। एक चीज ध्यान रखना, हर 1.5-2 घंटे के बाद आपका शरीर थकेगा, हाथ टूटेगा, आपका मन करेगा कि क्या बकवास चीजें कर रहा हूं मैं, क्या बकवास लिख रहा हूं, ये भी होगा फील, ठीक है ना। होने दो, इसी बकवास से सिलेक्शन हुए हैं लोगों के। तो मतलब इनफॉर्मली चीज है ये कि बकवास से सिलेक्शन नहीं होते, बट कुछ कुछ बकवास लिख के भी सिलेक्शन हुए हैं, पूरा बकवास नहीं, एक आध क्वेश्चन में बकवास लिख के। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमें 3 घंटे मोटिवेट रहना है कि यार मैं, ये एटीट्यूड का गेम बहुत बड़ा है। मतलब हमारे पास देखो, कई बार ना आपने देखा होगा कि युद्ध लड़ने गए और हम शांत बैठे हैं, बट एटीट्यूड पॉजिटिव और जीत गए, हथियार भी नहीं है फिर भी हम जीत गए, बट पॉजिटिव एटीट्यूड था। सेम 3 घंटे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बस अपना, हिम्मत नहीं हारनी। और इन 4 दिन में सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर बता रहा हूं, कितना भी पढ़ लेना, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा आप गिव अप करने की सोचोगे, क्या नहीं छोड़ देते हैं, चल अगले साल देखेंगे, नहीं हो रहा है, वो अगला साल नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है ना, वो भी कर सकता है, याद रखना। तो हम तो काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कर ले जाएंगे, यकीन मानना, बस गिव अप मत करना, किसी भी एक पॉइंट पर लगे ना, जैसे दौड़ लगाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ। जब दौड़ लगाते हैं ना, तो आप देखना कभी भी एक वक्त ऐसा आता है कि हम इतना थक जाते हैं, कहते हैं छोड़ देते हैं, अब रुक जाते हैं। बट अगर उस 2-3 सेकंड के लिए आपने हिम्मत करके दौड़ लगा ली ना, तो आप 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ जाते हो। सेम ईयर, इस पूरे पेपर में आपके टाइम पे एक वक्त जैसा जरूर आएगा, तो वहां पे हार नहीं मानेंगे, गहरी सांस लेंगे। हाँ, ये गहरी सांस वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत काम करता है। बीच बीच में ना, जैसे आपको लगे कि थक रहे हो, तो ना गहरी सांस लेना, 1-2 सेकंड जाएगा, 1 मिनट जाएगा, चलेगा, बट गहरी सांस लेना, उसके बाद फिर पेपर दोबारा अटेम्प्ट करना, अच्छी फ्रेश एनर्जी के साथ करोगे, ठीक है। और हार नहीं मानेंगे, चारों दिन युद्ध लड़ेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीट्यूड मैटर करता है इस पेपर में सबसे ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा एटीट्यूड, इसलिए केवल 40-50% का सिलेक्शन हो जाता है। आधे से ज्यादा बच्चों जिन्होंने मेंस लिखा होगा उनको पता होगा कि गिव अप करने का एटीट्यूड हर 2 मिनट बाद आता है, ठीक है, नहीं करेंगे गिव अप, और ये लास्ट मेंस देके लेंगे, ठीक है। तो आज का ये हिंदी का ब्रीफ था, अच्छे से इन चीजों को फॉलो करना और पेपर अटेम्प्ट करना, कोशिश करना मुहावरे में 5 या 6 करंट के हों, 4 ट्रेडिशनल हो, वही राम श्याम मोहन घनश्याम जो भी याद आता है कर देंगे, ठीक है, डन। चलो, आप अच्छे से टेस्ट लिखो, और एक चीज ध्यान रखना, जो लोग ब्रीफ सुनने आए हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होता। सुनने में तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बट रिप्रोड्यूस नहीं होती ना, तो अभी पहले रिप्रोड्यूस करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से शुरू करना है, एक बार पेपर पढ़ लो, 3 घंटे का पेपर है, 9:30 से 12:30, ठीक है। 9 बजे शुरू होगा हमारा एग्जाम, बट हम यहाँ 9:30 से शुरू किया करेंगे, आधे घंटे का ये अपने पास स्लॉट रखेंगे, ठीक है। सर एक डाउट है, इसको सॉल्व करते समय, जैसे अपने हम लोग कॉपी में जब सॉल्व करेंगे ये, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है QCAB में रहता है उस तरह से करें, या मतलब अपने जैसे भी बताया है जिस तरह से मतलब क्रोनोलॉजी जो आपने बताई है वो फॉलो करते हुए पेज पे लिखते जाएं। समझा नहीं, मतलब
पेपर तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसा आप एग्जाम में करोगे। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं कि आपको पूरा पेपर पहले पढ़ लेना है, जिससे कि आपके पास हिंदी के शब्द आ जाए मुहावरे लिखने के लिए। मुहावरे 30 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बाकी आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। सर मतलब ये क्या नाम है, अपने पास क्यूसीए भी तो है नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस समय, तो जैसे आपने अभी क्रोनोलॉजी जिस तरह से बताई है उसी क्रोनोलॉजी में अटेम्प्ट कर लें इसमें पे अपने अभी इस समय क्वेश्चन पेपर पे, हाँ हाँ मतलब अपने हाँ हाँ ठीक है। और एक और चीज, ये वाक्यांश के जो 10 शब्द है ना, जो 10 नंबर है फ्री के नंबर हैं, 8 नंबर बहुत फ्री के हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना वाक्यांश पे। ठीक है, एक शब्द लिखने के 2 नंबर मिल रहे हैं, समझ लो, वो इग्नोर नहीं करना है उसे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पूरे पेपर के टाइम पे, एनर्जी फुल। श्रुति की तो लग रही है। ओके, ठीक है। और हिंदी के पेपर में अगर इस पेपर में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी का पेपर बनाया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।